2024 लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंचता जा रहा है। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण अभी बाकी हैं। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सबसे पहले बात जो है हम रायबरेली की करते हैं। इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव ना लड़के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है। वैसे तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन आपको क्या यहाँ पर समीकरण नजर आ रहा है? रायबरेली का जी देखिए, रायबरेली का एक आदमी, रायबरेली के दिल में कोई पार्टी नहीं है। रायबरेली के बच्चे बच्चे के दिल में पार्टी नहीं। रायबरेली के बच्चे बच्चे के दिल में सिर्फ गांधी परिवार। वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही है, इस बात को पूरा देश जानता है। विपक्ष भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, मतलब जो बीजेपी वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार की ही सीट रही है और अमेठी भी गांधी परिवार की ही सीट रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत सीधा सीधा बताता हूं, जिस आदमी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस चीज से उसके टूटने का या उसके ना होने का दुख आपको सबसे ज्यादा हो, या उसी से आप गुस्सा करते हैं। अगर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से हार मिली है और अमेठी की जनता ने हराया, अगर किसी मशीनरी ने नहीं हराया, तो ये मान के चलिए कि राहुल गांधी से कहीं ना कहीं नाराजगी रही होगी या उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रही होगी। ये कभी भी कोई ना सोचे कि एक बार राहुल गांधी 2019 में हार गए, 2024 में अगर वो अमेठी से आज लड़ते तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाती, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब बात यह है रायबरेली की सीट की बात। रायबरेली का एक एक आदमी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो सिर्फ गांधी परिवार को ही वोट करेगा। ये मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूं, 2019 में मैं एक जगह काम कर रहा था, वहां एक लड़का रायबरेली से काम कर रहा था, वर्कर था हमारे। मैंने उससे पूछा कि तुम रायबरेली में किसको वोट देते हो, तो उसने सीधे बोला कि भैया कोई खड़ा हो, हमें सिर्फ गांधी परिवार को ही वोट देना है। पहली चीज। दूसरी चीज, रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने बहुत काम किया, उसको चाहे कुछ भी कोई कह ले, नकारा नहीं जा सकता। रोड हो उनकी देन है, यानी कि गांधी परिवार की देन है, बीजेपी कांग्रेस की देन भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ गांधी परिवार की देन है। अगर वहां किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, 1-2 लाख, तो गांधी परिवार अपने जेब से दे देगा, चाहे उसके लिए इंतजार नहीं करेगा। सोनिया गांधी रहे हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, ये लोग अपने जेब से पैसा वहां निकाल के दिए हैं रायबरेली को। चाहे सांसद निधि में पैसा रहा हो चाहे नहीं रहा, तो रायबरेली कभी भी वहां कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं लड़ता है, वहां गांधी परिवार लड़ता है और उस परिवार को लड़ाने के लिए वहां आम जनता खड़ी होती है और आम जनता ही उसको जिताती। कोई वहां नहीं जीत सकता सिवाय राहुल गांधी के आज की डेट में। प्रियंका गांधी भी उनके लिए खूब प्रचार कर रही हैं। फ्रंट फुट पे तो वो नहीं आई, पहले सुनने में आ रहा था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो नहीं लड़ रही, राहुल गांधी आए हैं। लेकिन जिस तरह से वो अपने भाई का साथ निभा रही हैं यहाँ पे, वो देखना काफी दिलचस्प लग रहा है। आपको क्या? अगर हिंदू धर्म की, हम सनातन धर्म की बात करें, बीजेपी वाले लंबी लंबी बातें करते हैं, हम सनातन धर्म को मारते हैं, गिरुआ वस्त्र पहनते हैं, फलाना है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बड़े। आज भी मेरे माँ बाप अगर दिल्ली में आते हैं तो मेरे बड़े भैया उनके घर जाके रुकते, पहला हक उनका बनता है। तो रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी नहीं आए हैं, ये हमारे समाज के अनुसार है कि प्रियंका गांधी से बड़े हैं इसलिए उनको मिला। अगर प्रियंका गांधी बड़ी होती तो रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी को मिलती और सोनिया गांधी को देनी ही पड़ती, क्योंकि वो बड़ी थी। हमेशा अगर आप अपने कल्चर को देख के आइए तो सत्ता उसी को दी जाती है जो बड़ा होता है, पहला हक उसी का होता है जो बड़ा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इस तरीके की वजह से राहुल गांधी को वहां लड़ना पड़ रहा है। राहुल गांधी अपनी इच्छा से पूछोगे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगे तो राहुल गांधी को ही लड़ना पड़ेगा। अलबत्ता है इसके बाद वो प्रियंका गांधी को वो सीट हैंड ओवर कर दें। प्रियंका गांधी ये भी बोलती हैं कि हमारे पापा ने हमको ये सिखाया कि चुनाव लड़ो तो अपने काम को लेकर लड़ो, अपने खुद के मुद्दे होने चाहिए, ना कि विपक्ष पर वार करके लड़ो। लेकिन हमने यहाँ आके सीखा कि कैसे किस तरह से विपक्ष हम पे वार करता है, गालियां दी जाती हैं, नकारा जाता है। क्या लगता है ये कांग्रेस और बीजेपी में क्या ये मेजर डिफरेंस है?
देखिए, अगर मुद्दों की बात करें या देश के या समाज के ग्रोथ की बात करें, तो कांग्रेस 2014 से 2024 के बीच में अभी तक सत्ता में नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने मुद्दों से, अपने एथिक्स से, अपने विचारधारा से कभी भी डगमगाई नहीं। लेकिन बीजेपी सत्ता के लिए हमेशा अपने विचारधारा से डगमगाई, हमेशा दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने का काम बीजेपी की। आप किसी भी उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए, चाहे वो उनका खुद का प्रत्याशी हो, चाहे उनके गठबंधन के लोग हों, बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगर बनाना था उनको सरकार, तो उन्होंने पीडीपी से ले लिया। अगर आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो प्योरली मुस्लिम की पार्टी हैं, तो आपने गठबंधन क्यों किया? आपने उसमें एक बढ़िया बहाने सेट कर लिए कि नहीं जी हम बड़ी पार्टी, वहां चले गए। उसके बाद आप महाराष्ट्र में जिस आदमी की उंगली पकड़ के, बालाजी ठाकरे की उंगली पकड़ के ये 0 सीट से आज बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाया, उस बालाजी ठाकरे के लड़के को इन्होंने घर से बेदखल कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी तो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने पूरे काम को या अपने जो देश की रिक्वायरमेंट है, अपने इथिक्स से, अपने विचारधारा से कभी भी नहीं हटती। इसलिए वो चाहे कितनी भी परेशानी, उसको 40 सीट आए चाहे 52 सीट आए, इतना टूटने के बाद कोई भी आदमी अपनी विचारधारा को छोड़ सकता था, लेकिन ना राहुल गांधी छोड़े, ना सोनिया गांधी छोड़ी, ना प्रियंका गांधी छोड़ी, ना कांग्रेस को जो मेजर पिलर्स हैं उन्होंने छोड़ी। विचारधारा की लड़ाई आज भी वो कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। यही रीजन है कि 2024 में आज पूरा इलेक्शन विचारधारा पे ही चल रहा है। बात अब अमेठी की करते हैं। स्मृति ईरानी क्या अमेठी में अपनी जीत को दोहरा पाएंगी? क्योंकि कांग्रेस के केएल शर्मा इस बार फेस है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चुनाव तो गांधी परिवार ही लड़ रहा है, वो सिर्फ एक फेस है। देखिए, जब कोई कैंडिडेट हारने लगे तो वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता है। स्मृति ईरानी जी ने एक चीज बोली, पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी लड़ रही, मेरी लड़ाई केएल शर्मा से नहीं है, प्रियंका गांधी से। पहली चीज। दूसरी चीज, स्मृति ईरानी को ये पता है कि अगर वो हार गई तो उनका राजनीतिक कैरियर यहीं से खत्म है, फुल स्टॉप है। अब आती है बात केएल शर्मा जीतेंगे या नहीं। एबीपी न्यूज, मुख्य धारा के सारे न्यूज चैनल बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। एबीपी गंगा अब उनका डिजिटल न्यूज चैनल है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने खुद अभी बनाया है वीडियो, केएल शर्मा के प्रचार के तरीके से दिल्ली के साथ साथ स्मृति ईरानी के भी पसीने छूट रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका सीधे सीधे यही मतलब है कि केएल शर्मा वहां जीत रहे हैं। और मैं आपको अभी यहीं से बताता हूं, ठीक है, हम लोगों के पास इतना मशीनरी नहीं है कि हम अमेठी जा पाए, लेकिन केएल शर्मा 2,80,000 वोटों से ज्यादा से विजय कर, काफी वक्त से वो जुड़े हुए हैं, 40 साल कांग्रेस से तो वो जुड़े हैं। कांग्रेस से जुड़ना उनकी उपलब्धि नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। केएल शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है आम आदमी अमेठी का उनको एक एक चप्पे पे जानता है, एक एक बच्चा जानता है। किसी के घर कोई नया बच्चा जन्म लेता है और अगर उसका कोई पूजन होता है तो केएल शर्मा वहां पे। अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से केएल शर्मा को लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से ज्यादा जानते हैं, कम नहीं जानते एज ए मैनेजमेंट। और अभी मैं आपको बताता हूं, केएल शर्मा की बेटी है अमेठी में, घर घर जाके प्रचार कर रही है और हर लोग उसको यही बोल रहे हैं कि आपको ही वोट पड़ेगा, आप जाइए। उसको बैठाते हैं, उसको भाषण देन, वो बोलना चाहती है कुछ, सुनते हैं लोग, बैठा के उसको बढ़िया चाय वाय पिलाते हैं, अब बोलते हैं जाओ बेटी तुम्हें वोट पड़ेगा, किसी को नहीं। तब आप समझ लीजिए किस लेवल की लड़ाई। तो वहां तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 100% ये भी हो सकता है। मैं बताऊं जिस हिसाब से केएल शर्मा को लोग जानते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है जो बीजेपी हमेशा बोलती थी कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है, आज उन्होंने अमेठी की सीट अपने सबसे लोएस्ट कार्यकर्ता को दे दी, जिसका नाम कभी आया ही नहीं।
और वो ऐसा कार्यकर्ता है, परंपरागत सीट दे दी, और ये आज उस कार्यकर्ता को दी है जिसको कभी लालच ही नहीं रही कि मुझे कोई पद बड़ा दिया जाए। शायद उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वो लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, तो जबरदस्ती उनको लड़ाया जा रहा है कि नहीं आपको ही लड़ना है, क्योंकि आप 40 साल हो गए। जब राजीव गांधी जी के टाइम में वो आए थे तो उस समय लगभग 150 लोगों की एक टीम बनाई गई, उसमें केएल शर्मा भी थे, बाकी 149 लोग, लगभग कोई ना कोई बड़ी पोजीशन, कोई चीफ मिनिस्टर कहीं का हो गया, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, कहीं और पहुंच गया, कोई बड़े पद पे रहा कांग्रेस के। लेकिन केएल शर्मा ने कभी कोई बड़ा पद नहीं लिया, उनका सिर्फ एक काम था अमेठी और रायबरेली के लोगों की सेवा करना, और यही सेवा ही आज उनका, कहते हैं ना आदमी सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा, तो आज वही मेवा मिलने का टाइम आ गया। समाज सेवा जो है वो उनका प्लस पॉइंट शायद अब बन गया है, प्लस पॉइंट है, और एक एक आदमी उनको जानता है। अगर केएल शर्मा खड़े हो गए ना, वोट देते समय जैसे लोग बोलते नहीं कि हम गंगा जी में खड़े हैं, या हम क्या बोलते हैं कि कहीं खड़े होकर कोई गलत ना बोले किसी के सामने, या टीचर के सामने, गुरु के सामने ना बोले, झूठ ना बोले। अगर कोई उनको ये बोल दिया कि केएल शर्मा जी हम आपको वोट दे रहे हैं, तो अगर बटन दबा रहा भी होगा ना बीजेपी का, तो ये मान के चलिए वो हटा के कांग्रेस का ही बटन। इसलिए स्मृति ईरानी को 100% पता वो हार रही हैं। इसके बाद उनका बोरिया बिस्तरा बंधना है और वापस चले जाना अपने क्षेत्र में जहां वो पहले कभी आई थी, जहां से अब उनको राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी। खैर, आप लोगों को क्या लगता है अमेठी और रायबरेली में इस साल चुनाव में क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।